नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। एसीएफ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आपको ये दिख गया होगा कि जो एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एफआरओ की जो वैकेंसी आ रही है, और आपने एक ट्वीट देख लिया होगा कि जो 11 पदों की और 39 टोटल 50 पदों की जो वैकेंसी है वो आरपीसी को भेजी है। ठीक है, इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में जो है क्यूरियोसिटी थी, उलझन थी कि सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, कब तक आएगी, तो क्लियर हो गई होगी। लेकिन साथ में निराशा भी लगी होगी कि ओनली सर कितने 50 पद ही है इसके अंदर। ठीक है, तो अपन बात करेंगे पदों को लेके। कुछ जैसे स्टूडेंट के कमेंट्स है, कॉल्स वगैरह, मैसेज वगैरह आता है, सबका रिप्लाई नहीं कर पाते, तो उनके ये क्यूरीज होती है कि सर मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके जो मिनिमम मार्क्स को लेके भी होते हैं, सर ईओ की तैयारी करूँ या एसआई की तैयारी करूँ या एसीएफ की तैयारी करूँ। तो मैं मिला जुला एक आंसर दूंगा कि सबका सिलेबस लगभग सा 50% सा कॉमन है। आपको मैं डिटेल में बात करूंगा आगे वन बाय वन कि किसमें क्या होता है। साथ में जो अभी एसीएफ का है एक प्रोफाइल है, किसी को पता भी नहीं है सर एसीएफ होता क्या है। जैसे एसीएफ फॉरेस्ट में जो वैकेंसी होती है, जैसे डीएफओ में बताऊंगा प्रोफाइल क्या होती है, ये कितनी बड़ी जॉब है। मैं मानता हूँ ये ईओ से भी लाख गुना बेटर नौकरी है। ठीक है, ईओ तो अड़ता भी नहीं है इसके पास में, इतना बड़ा पोस्ट है ये एसीएफ की। अब सर एसीएफ इतनी बड़ी पोस्ट है तो क्या सभी एग्जाम दे सकते हैं? कौन कौन इसको एग्जाम दे सकते हैं? साइंस वाले या आर्ट्स वाले साइंस वालों में कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके रही वो दे सकते हैं। और सर पोस्ट कम है तो मैं वो भी बता दूंगा कि पोस्ट कम है तो फायदा किसका है। देखो एसआई में लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, पोस्ट 1000 पोस्ट आती है, 700-800 पोस्ट आती है। ईओ में भी लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें पोस्ट 111 ही थी। ठीक है, लोगों ने बेरोजगार लोग थे जो 22 साल के, 23 साल के, 25 साल के लोग, वो लगे हैं जॉब में। ठीक है, तो एसीएफ साइंस वालों के लिए कंपटीशन कम है, फॉर्म कम भरे जाएंगे। जैसे आप रेशो देखोगे, तैयारी करने वालों देखोगे, सिलेबस का वास्ट देखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग एसीएफ का काफी जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एसीएफ के लिए तैयारी कर रहा है, वो बड़ा हाथ मारना चाहता है, उसके लिए तो मोर देन एनफ है। जो ओनली चाहता है मैं नौकरी लेना चाहता हूँ, तो फिर उसका तो वो एसआई में जाए, एलडीसी में जाए, और भी वैकेंसी आए, जैसे सैनिटरी ऑफिसर आएगी, जूनियर अकाउंटेंट आएगी, जो नगर पालिका में वैकेंसी आ रही है, उसमें सब में आप आजमा सकते हो। ठीक है, तो मैं वन बाय वन बात करूंगा। साथ में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन है, कौन सा कॉम्बो ले नहीं सकते, जीके का थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूंगा, और कब से स्टार्ट कर सकते हैं, कोर्स के बारे में बता दूंगा, और ईओ के बारे में इतना सा बताऊंगा, अलग से बताऊंगा ईओ के बारे में। ठीक है, मेरे पास रहेगा अलग से वीडियो, तो ईओ के बारे में एक अलग से लेके आऊंगा। मैं तब तक एक ही बात बोलूंगा ईओ के बारे में, जो ईओ की तैयारी कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ईओ की तैयारी ना करें अभी भी, क्योंकि ईओ में पार्ट भी है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 40 नंबर का, ओनली 40 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें 8 तो योजनाएं हैं, तो आपको इसमें ध्यान देना ही नहीं है। ये तो बस आपको, और भी इसमें यदि प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, आप तो बोलोगे सर कोर्स ये सब कुछ नया स्टार्ट, तो कोचिंग वाला तो क्या करेगा, पुराने वाले कोर्स को एक्टिवेट कर देगा। सब भी जो भी स्टार्ट कर रहे हैं कोचिंग वाले, वो मैं बशर्ते कह सकता हूँ कि पुराना वाला वीडियो है उनको स्टार्ट कर दोगे, और आप देख लो अगर उनकी कुछ कमाई हो जाएगी, हम लोगों को कमाई हो जाएगी। बट आप पार्ट ए जीके में तैयारी कीजिएगा, मैं और उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे एसीएफ के बारे में, लंबा वीडियो ना हो, बस एसीएफ के बारे में बात करेंगे। देखो ये वैकेंसी होती है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। ठीक है, एसीएफ की वैकेंसी जो आपने देख लिया होगा, वन विभाग में क्या है, वन संरक्षक एवं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, वन रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट। ठीक है, दोनों की पे ग्रेड वगैरह, प्रमोशन वगैरह मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, आरपीसी ने 39 और 11 पदों पे 50 पदों पे भेजी है। लास्ट टाइम भी जब आप वैकेंसी आई थी तो आप देखोगे कितने की थी, जो पिछली 2018 में थी। ठीक है, 2018 में वैकेंसी थी ओनली 99 एसीएफ की थी, और 70 के समथिंग एफआरओ की थी। ठीक है, उसके बाद बढ़ गए, वैकेंसी हो गई 200 प्लस हो गई थी। कितनी हो गई थी? 200 प्लस। सेम लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाए थे, लेकिन ओपन हो गया था। ईओ में भी ऐसी घटना हुई थी, ईओ में भी वैकेंसी लगभग 77 पोस्ट आई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, कितनी आई थी? 77 पोस्ट आई थी, किसकी? आरओ और ईओ दोनों की मिला के आई थी। बाद में 111 पोस्ट हो गई।
स्टूडेंट ने क्या बोला कि सर हम फॉर्म भर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि पोस्ट कम थी। तो वही रीजन होता है, फॉर्म नहीं भर पाते पोस्ट कम की वजह से। मैं ये कहता हूँ फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने में कुछ नहीं लग रहा आपका, यदि वैकेंसी बढ़ेगी। और आपको एक और बात बता देता हूं कि अभी राजस्थान सरकार ने क्या किया है, ठीक है, राजस्थान सरकार ने, ठीक है, राजस्थान सरकार ने एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया है। उसमें कैबिनेट में क्या बोला है कि जैसे आप लोग हो, अभी ईओ की वैकेंसी थी आपके पता हो, तो उसमें पोस्ट बढ़ा दी थी 27 ईओ की, कुछ आरओ की, बट जितनी पोस्ट बढ़ानी थी उतनी पोस्ट नहीं बढ़ा पाए। कारण क्या था? उसमें एक रूल था, यदि 50% मतलब बोले तो आधे से ज्यादा पद नहीं बढ़ा सकते थे, आधे से ज्यादा पद नहीं बढ़ा सकते थे। यदि आधे से ज्यादा पद बढ़ा दिए तो फॉर्म को क्या करना पड़ेगा? रीओपन करना पड़ेगा। इसी वजह से ईओ में दोबारा पोस्ट नहीं बढ़ी गई थी, ठीक है। अब उसको संशोधन कर दिया कैबिनेट ने, संशोधन करके क्या कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, उसका 100% बढ़ा सकते हो। यदि 50 वैकेंसी आई तो 50 और बढ़ा सकते है सरकार 100%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी बढ़ा सकते है सरकार, उसको कितने भी कर सकती है। वो आधार वाला एसीएफ को 200 300 जितनी हो। लेकिन अब इसमें कि कितनी पोस्ट खाली है, तो जो एक आरटीए लगाई गई थी, उस आरटीए में सीधा सा बोला गया है कि वर्तमान में विभाग में सहायक वन संरक्षक एसीएफ के कितने पद रिक्त है, तो उन्होंने बोला 118 पद अभी उन्होंने बोला है रिक्त है, ठीक है। एसीएफ के काफी ज्यादा होते हैं 118, साथ में और भी रिक्त हो जाते हैं, जैसे डीसीएफ है, ठीक है, उसके 72 पद है, तो वो प्रमोट होके भी खाली होंगे ना। साथ में जो एफआरओ है, एफआरओ कितने बताए इन्होंने? 46 पद, तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो पद अभी काफी ज्यादा खाली है, ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बट अब बात आपके पास है कि पद से डिपेंड नहीं करेगा, अब बात करेगा कि आपको कंपटीशन इस एग्जाम में कितना है। आप 2018 की वैकेंसी से आप कंपेयर मत कीजिएगा। 2018 की वैकेंसी देखो, 2018 की वैकेंसी का मैं तुलना करूं इस 2025 से, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुछ कमेंट्स है, मैं उनका भी जवाब दे दूंगा। जैसे कमेंट्स क्या है, ठीक है सर, पता नहीं नाम क्या है इसका, सर टैटू अलाउ है या नहीं? देखो इसमें टैटू का आर्मी की तरह कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है नहीं, तो कोई इश्यू नहीं है। उसमें हाइट का इश्यू जरूर होता है और आइज का 6x6 का जरूर इश्यू होता है। ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट ऑप्शनल, इनको मैं एक बार बाद में बात करूंगा, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट बात आएगी तो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी बात कर दूंगा, ग्रेजुएशन वाला सारा चीजें कर दूंगा। एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, मैं उसमें बात कर दूंगा। वर्क प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाऊं, मैं बता दूंगा अभी कब तक आ सकती है, और सब्जेक्ट के बारे में, पीसीएम वगैरह में, ठीक है। सैनिटरी ऑफिसर का अलग से वेट भी चेक होता है क्या? नहीं, वेट का कोई इशू नहीं है, आराम से आप दीजिएगा, मैं आराम से इसके बारे में बात कर दूंगा, कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। ये पहले वाले पुराने वीडियो है जो भी है। अब 2018 कोरोना काल था, ठीक है। उस कोरोना काल में ये भर्ती 2018 में आ गई थी, फिर रीओपन हुआ था फॉर्म, फिर आगे पोस्टपोन हुआ था एग्जाम, फिर उसके बाद ऑप्शन सब्जेक्ट चेंज हुए थे लास्ट तक। तो ऐसे काफी उलझन में वैकेंसी चली थी। और सबसे बड़ी बुरी बात उन लोगों को लगी जब इसमें क्या हुई, स्केलिंग कुछ सरप्लस चली गई थी, कुछ माइनस चली गई थी। जैसे ईवीएस था, केमिस्ट्री था, और बायोलॉजी साइंस में भी ऐसे कुछ लोगों को जो स्केलिंग थी वो डाउन चली गई थी। मैं बताऊंगा स्केलिंग फायदा भी हुआ था और डाउन गई तो उसका कारण क्या था, ठीक है। आपको वैसे इसको अभी भी नेगेटिव लेके नहीं बैठना है कि आप इन्वायरमेंट नहीं ले रहे हो, आप केमिस्ट्री नहीं ले रहे हो, तो वो गलती मत करना आप अभी भी, ठीक है। स्केलिंग वाली कुछ और भी चीजें, उस टाइम थोड़ा सा सर पेपर आउट हुए थे या जो भी हुआ था, अच्छा मजा नहीं आया था, कंटेंट नहीं था, सब कुछ था, वैकेंसी फेयर तरीके से नहीं हुई, जो भी XYZ कहना चाहते हो कह सकते हो। वो 2018 का कोरोना काल था, पहले का काल था। अब आरपीएससी की स्थिति बदल चुकी है, आरपीएससी का पैटर्न बदल चुका है, आरपीएससी की मंशा बदल चुकी है। ईओ का पेपर आपने देखा होगा, बहुत साफ सुथरा पेपर हुआ है
और भी आने वाले पेपर भी है, बहुत साफ सुथरे पेपर हो रहे हैं। ठीक है, रामनिवास जी मेहता साहब काफी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एसीएफ में जैसे अभी ईओ में एग्जाम हुआ था वैसा ही एसीएफ में एग्जाम होगा। तो उसको आप नेगेटिव मत लीजिए। कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, पोस्ट कम है, बहुत वास्ट सिलेबस है, सब कुछ है। मैं और दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, जो आपको तैयारी नहीं करना, जो एसीएफ का नहीं सोच रहे, वो वैसे इस वैकेंसी से आउट है। 1 लाख फॉर्म भी 1.25 लाख के समथिंग पिछली बार फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, डाटा मेरे पास है नहीं, 1.25 लाख थे फॉर्म। ठीक है, तो 1.25 लाख में से कुछ स्टूडेंट ही बैठे थे, कोरोना की वजह से भी नहीं बैठे थे और कुछ की तैयारी नहीं थी। तो कंपटीशन बहुत कम है इस वैकेंसी में, लेकिन उनके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं बताऊंगा जिनका ऑप्शन सब्जेक्ट बहुत अच्छा सा है। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट। अब 2025 में अब यहाँ पे क्या है, फेयर तरीके से है, कंटेंट भी है, कंटेंट का वर्क भी है, आपके पास नॉलेज भी है और कंपटीशन भी फेयर एग्जाम से होने वाला है। और जो एग्जाम ऑलरेडी कहीं लगा हुआ है स्टूडेंट मान के चलता हूँ, सबसे बड़ी चीज मैं बताऊंगा एक सर्विसमैन के लिए कितना फायदेमंद है वैकेंसी। ठीक है, और जो भी डाइवोर्स विडो है उनके लिए तो और भी वरदान साबित है। तो आप देखोगे कि लास्ट टाइम स्टूडेंट मिले नहीं थे इनके पोस्ट पे। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसकी मेंटेलिटी को हटा दीजिएगा कि वैकेंसी कम है या कॉम्पिटिशन या इसमें फेयर तरीके से, ये एक तरह से डिलीट कर दीजिएगा। देखो, पहले होता है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, 4200 पे ग्रेड का होता है। अब आगे बता दूंगा मैं, देखो इसके अंदर होता है। ठीक है, ये एफआरओ होता है, ये पे 11 जो होता है उसकी होता है 4200 पे ग्रेड, कितना एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एसीएफ जो 5600 पे ग्रेड होता है, L14 आरएस के इक्विवेलेंट होता है। आप देखो, जब एक तहसील लेवल पे या सर्किल स्तर पे जब भी कोई होता है, जो राजस्थान की सबसे हायर पोस्ट होती है कौन सी होती है, एसडीएम होती है इधर प्रशासन में, उधर आरपीएस होती है। वैसी होती है कि जैसे एएन होता है, एएन और उसके बाद भी जैसे पोस्ट होती है एसीएफ होती है। तो ये एक तरीके से वही पोस्ट है जो क्या होती है, आईएफएस होती है। तो राजस्थान में उसको एसीएफ बोल देंगे, आरएफएस। ठीक है, ये एक तरीके से सेम पोस्ट ऐसे मान सकते हो, इक्विवेलेंट। ठीक है, जो राजस्थान में आईएएस होता है इंडिया में, वहां अपना एसडीएम होता है, वैसे ये एसीएफ होती है। फिर एसीएफ का प्रमोशन होकर डीएफओ हो जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। जो एसीएफ बन के आते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉरी जो आईएफएस बन के आते हैं सारे डीएफओ होते हैं। काफी स्टूडेंट है, मैं उनसे रूबरू कराऊंगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, ये तो इसका पे ग्रेड वगैरह सारा हो गया। काफी अच्छी रॉयल वैकेंसी है, मतलब ये समझोगे आप जैसे सरिस्का और रणथंभौर कहीं पे भी आप जाओगे तो जो उसका मेन हेड होता है, या मान के चलो जो एसीएफ होता है, खुली हवा में खुली अच्छे जगह में रहता है, पैसा भी है, रुतबा भी है। बस ठीक है, आप मानोगे कि उसको बाहर आओगे जंगल से तो उसको कम लोग जानेंगे, लेकिन जो रुतबा और जो वैकेंसी में मजा है, जो पीस है, वो मेरे ख्याल से किसी वैकेंसी में नहीं है। स्पेशली जो चाहता है कि मैं यार पीसफुल और अच्छी नौकरी करूं, तो उसके लिए एसीएफ सबसे बेस्ट वैकेंसी है। ठीक है, और भेजामारी करनी है तो आपको आरपीएस बनो या आप एसडीएम बनो। ठीक है, इसमें सारी में भेजामारी है। ये आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, ये ऑप्शन सब्जेक्ट के बारे में और मिनिमम 35% के बारे में बात है, मैं बताऊंगा। इसमें क्या बोला गया ये ध्यान रखना बशर्त है, मैं आपको आगे और बताऊंगा। इसमें देखो क्या होता है कि जो मिनिमम 35% मार्क्स है इन इट्स कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, देखो इसका पैटर्न क्या है, मैं सिंपल सा बता देता हूं। सिलेबस, इसका सिलेबस है, इधर है कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा, जीके प्लस इंग्लिश। दूसरे साइड में क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, 1 और 2 हो गया। उसके बाद आएगा इंटरव्यू, कितने मार्क्स का है, 75 मार्क्स का। उसके बाद आएगा फिजिकल। अब फिजिकल का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, ज्यादा नहीं, फिजिकल बहुत पास ही करना है। लड़कों के लिए कितनी है, 25 किलोमीटर और गर्ल्स के लिए 16 किलोमीटर। ये सिंपल सा दोनों का एक फंडा है। तो आगे ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ये दोनों कितने नंबर के हैं, 200 और ये 200। जीके कितने का है, 200, सॉरी 100 और इंग्लिश भी 100। अब इसमें पैटर्न आता है आपके पास कि जो 35% है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। 100 में से 35 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। लास्ट टाइम फेल हो गए थे स्टूडेंट,
और अभी की आप स्थिति देख रहे हो, पेपर जो जेके के आ रहे हैं उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग तो मैं ये कह सकता हूं कि पेपर 35% लाना, वो ऐसे नहीं आप यदि एसआई की तैयारी कर रहे हो या किसी और की, जब आप किसकी तैयारी कर रहे हो, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके साथ में चल रहे हो, आप फिजिक्स आप मैथ लेके चल रहे हो और उसके बाद आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, उसके बाद आपको जीके, और जीके काफी बड़ा जीके है इसका, डरा नहीं रहा हूं मैं ये अवेयर कर रहा हूं कि आपको कैसे इसकी एक पैटर्न को अपनाना है, कैसे तैयारी करना है। मैं सारा एक तरीके से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब क्या बोल रहा है, एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट फॉर द रिटर्न टेस्ट, और 40% आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल जो रिटर्न टेस्ट है कितना है, 200, 200, 400 और 600, ये 40% आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आपको जब एसएफ के आगे थोड़ा घुसोगे, जब आपका सिलेबस इनका ढंग से हो नहीं पाएगा, जीके को लाइटली लोगे, इंग्लिश को लाइटली लोगे, मैं बताऊंगा कैसे आपको इसको अपनाना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सबसे पहले उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। मान के चलो कि आप केमिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मान के चलो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, जूलॉजी बॉटनी किसी से भी, ठीक है। आपने बीटेक और बीटेक से आपने किसी की सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी की, सिविल आपके पास सब्जेक्ट है। अब दूसरा मैं सब्जेक्ट क्या लूँ, तो दूसरा सब्जेक्ट में इन्वायरमेंट लूंगा, तो होगा क्या मेरे साथ, उसमें स्किलिंग मार जाएगी, ये डाउट रहेगा। मैं दूसरा फिजिक्स या मैथ लूंगा तो बहुत टफ है, 2 बड़े टफ सब्जेक्ट को संभालना और भारी पड़ जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, तो अब आप उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसमें तो हाथ डालना जो सबसे आपका बेस्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्केलिंग में भी प्लस में जाए और मेरा स्ट्रॉन्ग भी। अब दूसरा सब्जेक्ट की कंफ्यूजन रहता है कि मेरे पास उसमें कंटेंट भी नहीं रहेगा, मैं पढ़ूंगा कहां से, और उसमें स्केलिंग ले लूं इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जैसे, तो स्केलिंग मारा जाएगी, तो मैं क्या करूं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहां थोड़ा बहुत सी कंफर्ट हुआ, इन्वायरमेंट के साथ, आप केमिस्ट्री के साथ या किसी के साथ भी, फिजिक्स के साथ, आप मान के चलो इन्वायरमेंट और आप एक और दूसरे सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, तो उनमें से एक के साथ भी कंफर्ट हो आप, तो मैं ये बोलूंगा कि वो सब्जेक्ट आप जो कंफर्ट हो पहले उसको प्रायोरिटी देना, स्केलिंग बाद में देना। आप यदि केमिस्ट्री फिजिक्स में कंफर्ट नहीं हो और आप 100 नंबर भी लाए वहां फिजिक्स के अंदर, ठीक है, और इन्वायरमेंट कंफर्ट हो, उसके पास कंटेंट है, पढ़ने में इजी है और सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, वहां आप 180 लेके आ गए, स्केलिंग होके मान के चलो 140 भी आ गए, और ये प्लस भी होके बढ़ के भी 140 रह गए। मैं एक एवरेज बता रहा हूं, दोनों का स्केलिंग यहां लेके आ गए उदाहरण के द्वारा। तो क्या आपके लिए इन्वायरमेंट ज्यादा सही नहीं है? भगवान करे इतना पिछली जितना हो ना, ठीक है। स्केलिंग देखो पिछली बार का सिंपल सा था, स्केलिंग में जैसे इन्वायरमेंट है और केमिस्ट्री है, मैं डरा नहीं रहा हूं उन लोगों को, आप डरिए मत, आपके पास केमिस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है। इन्वायरमेंट में 30 से 35 मार्क्स, ये स्केलिंग का डिफरेंस रहा था, ठीक है, 30 से 35 मार्क्स। बट लोगों ने 120 में से जो क्वेश्चंस थे 118 तक लोगों के सही थे। अब सोचो जिनका स्कोर था 180 से 190, और वो आज एसीएफ है, जो इन्वायरमेंट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट थे उनको एसीएफ पे भी बने हुए हैं अभी, तो क्या वो एसीएफ नहीं बने, इन्वायरमेंट से बने हैं। मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट चूज करने का तरीका क्या होना चाहिए, बाकी आप अपनी मर्जी से लो, मैं इन्वायरमेंट की फोर्स नहीं कर रहा, ना मैं केमिस्ट्री का फोर्स कर रहा। तो ये कीजिए, आप दूसरे सब्जेक्ट में आप इसको किसी के साथ आपने मैथ ले लिया और या कोई सब्जेक्ट ले लिया, तो फिर आप मारे जाओगे। इसके अलावा ऑप्शन सब्जेक्ट मैं बताऊंगा कौन कौन से ले सकते हो, लेकिन स्केलिंग को आप आधार बनाना, स्केलिंग के अलावा दूसरे आधार, दूसरे ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए अलग आधार होना चाहिए, अलग पैरामीटर होना चाहिए। अब आते बात कि सर मेरा ईओ एसीएफ सब में एक साथ कैसा हो रहा है। हाँ, तो ये सारे
आप देख रहे होंगे, पैटर्न देख रहे होंगे, इसमें एसीएफ एंड एफआरओ का एक जीके का दे रखा है मैंने, आरएस और एसआई का दे रखा है, और ईओ का दे रखा है। सब आप उलझे हो इन 4-5 एग्जाम में, 3-4 एग्जाम में। एसआई और आरएस सबके पास कॉमन है, ठीक है, सब इसमें कूदेंगे, आरएस वाले भी कूदेंगे और एसआई, दोनों का सेम सिलेबस है। और इस बार एसआई और आरएस एक साथ आ रही है, तो इसका मान के चलिए कि दोनों का जीके का कॉम्पिटिशन बहुत ऊपर लेवल पे जाएगा, ठीक है। आरएस की खिटो भी हो जाएगी और एसआई की हो जाएगी। अब रहा ईओ का, तो ईओ का तो जो तैयारी कर रहे हैं अभी जो है, तो उनको कुछ नहीं सोचना है, उनको ओनली जीके पढ़ना है। जिस ही एग्जाम आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो एसीएफ की ही जीके पढ़ेगा, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आरएस की जीके पढ़ेगा, और जो मान के चलो एसीएफ की भी तैयारी कर रहे हैं वो उसका ही जीके पढ़ेगा। 4 जो सब्जेक्ट है इसके अंदर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन और राजस्थान की पॉलिटी है, और राजस्थान की ज्योग्राफी है भी कितना, ये इंडिया और राजस्थान की दोनों की पॉलिटी है, और कुछ है भी नहीं। पार्ट भी है, मैं और बता देता हूं, पार्ट भी आप आराम से वीडियो देखिएगा, पढ़िएगा, कोई इशू नहीं है, बट आप जीके पे तैयारी कीजिएगा। एसआई की तैयारी कर रहे हो आप, एसआई में भी वो सेम सिलेबस है, आप कॉमन है, आप मत ऐसे बोलेंगे सर उसमें अलग से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एसआई के अंदर एक आराम से पढ़ सकते हो। जीके तो आपका ईओ का भी तैयार हो रहा है, जीके आपका आरएस का भी तैयार हो रहा है, जीके आपका एसएफ का भी तैयार हो रहा है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अब बात आती है कि आरएस में मेंस अलग से होता है, तो आरएस तो एक अलग पैटर्न चल जाता है, ढर्रा चल जाता है। एसीएफ के अंदर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, बट जीके तैयार हो रहा है आपका, इसके में अंदर जीके तैयार हो रहा है। अब एसीएफ का जीके काफी वास्ट है, थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री और कल्चर होता है, काफी बड़ा सिलेबस है, आप छोटा सा सब्जेक्ट मान के चलोगे इसको, लेकिन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जितना बड़ा काम करेगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। अब आता है बाद में राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी काफी बड़ा है, राजस्थान की ज्योग्राफी ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेढ़ा है, और राजस्थान का सर्वे इकोनॉमिक्स ये भी है, और जनरल साइंस। तो आप देखोगे कि लगभग आरएस का भी हो गया, इसके अंदर एक इंडियन पॉलिटी नहीं है, और बाकी सारा का सारा सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? तो अब सर इतना बड़ा सब्जेक्ट हम जीके का तैयार कैसे करेंगे? मैं जीके की एक बुक लिस्ट लेके आऊंगा, कंटेंट लेके आऊंगा, आपको कहीं कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होके बस आप ये सोच लीजिएगा कि मैं एसएफ की तैयारी करना चाहती हूं, तो आप अभी से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे काम कीजिएगा। जब वैकेंसी आएगी तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रहा हूं मैं बार बार, आप अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट पे एक तरीके से बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अभी से तैयारी कीजिएगा, एग्जाम का वेट मत कीजिएगा। काफी बड़ा सिलेबस है, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करने हैं आपको, साथ में जीके तैयार करना है, आपको इंग्लिश तैयार करना है। आप जीके वही पढ़िएगा जो आप पढ़ रहे हो, आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो जिसकी भी तैयारी कर रहे हो तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप तैयार करके रखिएगा, ठीक है। और ईओ की तैयारी कर रहे हो तो ईओ में तो कोई है कुछ भी नहीं है सिलेबस, कुछ भी सिलेबस नहीं है। आप उस बड़ी कोचिंग, बड़े एडवर्टाइजमेंट, बड़े मार्केटिंग के चक्करों में मत फंसिएगा। हम और कह रहे हैं, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि बड़ी दुकानों में कुछ नहीं है, बस वो अपना माहौल बनाने में बहुत शातिर है। लोगों को ठीक है पैसा देके खरीद लिया हुआ उन्होंने, टॉपर्स को, जिसको भी आपको लगा होगा, कोई इशू नहीं करता अपने को, अपना ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और एसआई की तैयारी आप कर रहे हो तो एसआई की तैयारी कीजिएगा, जीके सेम ईओ में तैयार काम आ जाएगा, सेम आपका इसमें तैयार काम आ जाएगा एसएफ के अंदर, और आरएस में तो काम आ ही रहा है। तो ये एक तरीके से ये आपके पास है, ठीक है। 1 मिनट है ना, अब आते हैं अपने पास ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप, हाँ, सबसे पहले तो कि आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है भाई। आप ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके पास है कि एलिजिबिलिटी क्या है। पहली एलिजिबिलिटी ये रहेगी कि आप साइंस के स्टूडेंट हो। अब साइंस में भी क्या हो सकते हो, कोई एमबीबीएस है, कोई डॉक्टर है, कोई बायोटेक्नोलॉजी वाले, नहीं अलाउ है वो, ठीक है। पिछली बार भी लफड़ा हुआ था, आप चाहो तो पहले आप आरपीसी को दे सकते हो, लिख के दे सकते हो, तो उसमें हो सकता है संशोधन हो जाए।
लेकिन ठीक है IFS भी अलाउ नहीं होता, तो इसमें मुझे नहीं पता। अब एनिमल हस्बेंड्री है, वेटरनरी साइंस है, देख सुन लीजिएगा, ठीक है। ये बॉटनी, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, साइंस है और एप्लीकेशन दोनों है, और एनवायरमेंट साइंस तो है ही है, हॉर्टिकल्चर है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, जूलॉजी है, और यदि किसी के अंदर BSc डिग्री कर रखी है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में, या कोई भी बीटेक की डिग्री कोई भी, उसमें BE और बीटेक दोनों अलाउ है, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कि मेरे पास तो एक सब्जेक्ट BA में मैथमेटिक्स था, ठीक है, और या आप बोलोगे सर एक सब्जेक्ट मेरे पास स्टैटिक्स था, एक मतलब सब्जेक्ट अलग होना, ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग होना है। जब भी अपने ग्रेजुएशन में जाते हैं तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपका क्या रहा है वो आपको देखना है। आपने एग्रीकल्चर से किए, आपने केमिस्ट्री से किए, आपने किससे किए, तो वो आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है। साथ में ऐसा नहीं कि आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। एक पेपर तो देखो, एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है पेपर। पेपर तो किसी का भी हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। आप BSc करो, BSc में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, पेपर हो गया, और बट एक सब्जेक्ट होना अलग बात है। आप फर्स्ट ईयर में एक पेपर मिल गया आपको कि सर मेरे पास फर्स्ट ईयर में एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर हुआ था, वो अलग बात है। आप सब्जेक्ट क्या थी आपकी, आप उस पर डिपेंड बात करते हो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। अब आता है कि सब्जेक्ट कौन सा सर चूज करें, कौन सा नहीं करें, सबसे बड़ी दुविधा। देखो, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है या जूलॉजी से, ये लगभग है इसमें फर्स्ट ग्रेड में, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर है फर्स्ट ग्रेड या AP असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, उनके पास बॉटनी, केमिस्ट्री ये भी है उनके पास, और इनमें कोई है क्या, ठीक है, जियोलॉजी होगी। तो ये सब्जेक्ट यदि किसी के पास है तो वो ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट तो अपना रख ले। अब सेकेंडरी ऑप्शन, अब मान के चलो बीटेक वाला है, बीटेक वाले के पास इलेक्ट्रॉनिक्स है या मैकेनिकल है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो वो एक सब्जेक्ट इसकी मान के चलो उसका बीटेक का मैकेनिकल अच्छा नहीं होता किसी किसी का बीटेक, तो वो बोले मैं बीटेक नहीं लेना चाहता हूँ, मतलब मैकेनिकल नहीं लेना चाहता हूँ, मैं कंफर्ट नहीं हूँ, मैं मैथमेटिक्स ले लूंगा या फिजिक्स ले लूंगा, ठीक है, ले लीजिएगा। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, आप चाहे BSc केमिस्ट्री से हो तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। आपको कुल मिलाकर इनमें से एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कोई 2 सब्जेक्ट लेना पड़ेंगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट, ठीक है। आपके पास इजी सब्जेक्ट बोलूं तो मैं देखूं आपके पास यदि जो मैं मान के चलता हूं, जो एक सब्जेक्ट तो अपना ग्रेजुएशन वाला रख रहा है या कुछ भी रख रहा है, उसके अलावा यदि सेकंड ऑप्शन आप चूज करना चाह रहे हो, थोड़ा सा इजी बता सकता हूं मैं आपके पास। सबसे पहले नंबर पे आता है आपके पास इन्वायरमेंट, कहां गया, ठीक है, ये 6 नंबर पे, तो ये EVS है, इन्वायरमेंट जिसको मैं बोल रहा हूं। और उसके में हो सकता है प्रायोरिटी ऊपर नीचे हो जाए, आप जियोलॉजी ले सकते हो, फॉरेस्ट्री ले सकते हो, दोनों बहुत ईजी है। उसके बाद आप तो अपने जैसे बीटेक से हो तो आप फिजिक्स मैथमेटिक्स में जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स भी ठीक है, पिछली बार स्केलिंग काफी अच्छी मिली थी, फिजिक्स में इन तीनों में बहुत अच्छी स्केलिंग मिली थी, और शायद जूलॉजी और बॉटनी दोनों में भी काफी स्केलिंग अप गई थी, तो ये ले सकते हो। अब इसमें से आपको कॉम्बो ध्यान रखना है, मैं और दोबारा बता देता हूं कि कौन सा कॉम्बो आपस में नहीं लेना है। आपको सिमिलर सी चीज है, ये कॉम्बो आपको नहीं लेना। कौन सा, जैसे एग्रीकल्चर बोल दिया BSc में आपके पास है और आपने दूसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और वेटनरी भी सेम किस है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो नहीं लेना। ऐसे सेम कंप्यूटर के अंदर है, आपने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये तीनों एक ही सब्जेक्ट है, बस अपनी जो बैचलर डिग्री होती है उसमें अलग अलग चीज लिखी होती है, तो अपन तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं ले सकते, नहीं सॉरी एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है। कंप्यूटर से सेम चीज है। ऐसे केमिकल और केमिस्ट्री दोनों एक ही चीज है, तो दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक जैसे होते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। बाकी उसके अलावा कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। आप मैथमेटिक्स फिजिक्स ले सकते हो, मैथमेटिक्स साथ इन्वायरमेंट ले सकते हो,
आप सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो। एग्रीकल्चर आप जूलॉजी बोटनी कोई भी ले लीजिएगा, आपको काफी अच्छा है। फॉरेस्ट्री ले लीजिएगा, एनवायरमेंट ले लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट रिलेटेड है। जैसे फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंट का थोड़ा बहुत रिलेवेंस है, ठीक है। आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंट में से ले सकते हो, जूलॉजी बोटनी में से आप कर सकते हो, बोटनी और एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री इनमें से कुछ कॉमन कर सकते हो, तो ये रख सकते हो। बस शर्ते आपके पास एक सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा होना चाहिए और एक सब्जेक्ट आपका जो भी ढूला मुला कैसा भी आपके पास सब्जेक्ट है आप चल जाएगा, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात आपके पास आगे कि सर कोर्स कब स्टार्ट करेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था 100 जीके के, 100 इंग्लिश के, 200 और 200 दो ऑप्शन के ना, ठीक है। 75 मार्क्स इंटरव्यू के, फिजिकल के कोई मार्क्स है नहीं। टोटल कितना हो गया ये 675 का, 675 का। अब जो ये 600 मार्क्स थे, इनका जो एग्जाम हुआ था, इनकी जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी? सिंपल सी बात है, जनरल की बात करूंगा मैं, 415 गई थी। कितनी गई थी? ओनली रिटर्न की 415। अब सबसे बड़ी तजुर्बा देखिएगा आप यहाँ पे, एक सर्विसमैन के लिए ओनली 187। कितना? 187। वो लोग जो पहले साइंस में चले गए थे, जिनकी सर्विस अच्छी खासी 17 साल पूरी हो गई होगी, और जो मान के चलते हो कि अब उनकी बीएससी है या कुछ भी है, तो वो बहुत अच्छा चांस है। पिछली बार भी हमारे पास कुछ आर्मी वाले थे, नेवी एयरफोर्स से, वो लग गए थे और बहुत सस्ते में लग गए थे, वो बहुत कम एफर्ट्स में लग गए थे। तो आप ये मान के चलेगा, आपको ध्यान रखना है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का। आपको यदि किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक्स-सर्विसमैन को प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे संपर्क करें, मैं उनकी हेल्प करूंगा। आप बेफिक्र, यदि थोड़ा बहुत भी किसी आरएस की तैयारी कर रहे हो और आपका साइंस का सब्जेक्ट हो, तो मैं बोलूंगा आरएस को छोड़िएगा, आप एससीएफ में आइएगा, ठीक है। ये एक सर्विसमैन की बात कर रहा हूं मैं। साथ में यदि कोई, आप देखो इसमें एसटी में विंडो नॉट अवेलेबल थी और एससी में भी नहीं थी, और ईडब्ल्यूएस में 238 ही थी। आप देखोगे तो फाइनल में तो विंडो डाइवोर्स है भी नहीं कहीं पे भी। अब आती है बात फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जहां ये 415 थी, ओबीसी कितनी थी? देखो ओबीसी की थी 415, लगभग सेम सी रहती है। एससी की 364 थी, ठीक है। अपन जनरल और ओबीसी दो की बात करते हैं। अब ये फाइनल कट ऑफ है किसकी? ये एसीएफ की फाइनल जनरल की कितनी गई है? 532। ये फाइनल का मतलब हुआ इसमें 75 नंबर इंटरव्यू के भी ऐड होके आए हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर वापस, ये ईडब्ल्यूएस में विंडो नॉट अवेलेबल आ गया, ठीक है। अगर जो भी है, एसी में भी नॉट अवेलेबल है, ओबीसी भी नॉट अवेलेबल है। अब सबसे बड़ी एक्स-सर्विसमैन 532 कहां पे है? ये जनरल की, और एक्स-सर्विसमैन कहां है? 352 पे भी। कितना है? 352। ये गलत बात ये थी कि सारे एक्स-सर्विसमैन ओबीसी से, उनकी सीट ओबीसी की खा गई, ये थोड़ा सा उनके साथ फेयर नहीं हुआ था। ये था फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एफआरओ, इसमें भी सेम चीज है। वहां 532 थी तो यहाँ 509 है, इतना सा फर्क है। और यहाँ एक्स-सर्विसमैन की कितनी थी? 352, तो यहाँ 292, ठीक है, 292। ये आप एक देख सकते हो पूरा चीजें। तो इसमें आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हो कि मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स लाना पड़ेगा, उसके लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। अब होगी थोड़ी सी कि सर इस बार कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, हर बार ऐसे ही होता है, पेपर पे डिपेंड होता है, पेपर इजी टफ या जो भी स्केलिंग पे डिपेंड करेगा, आपके चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप बेफिक्र रहिएगा। मैं ये मान के चलता हूँ, आपको दोबारा इस चीज़ आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो एससीएफ की तैयारी करना चाहता है और जो बड़ी सोच रखता है, जिसको नौकरी नहीं चाहिए, जिसको एक थोड़ा सा बहुत बड़ी पोस्ट चाहिए, रुतबा चाहिए, तो सालों में ऐसी वैकेंसी आती है, लोग मरते हैं इस वैकेंसी के लिए। ईओ से तो सब कुछ ऐसे ही है। आप एसडीएम आरएस के लिए ठीक है, मैं वो आरएस एक अलग पैतरा है, बहुत अच्छी रुतबा है, लेकिन यदि उसके इक्विवेलेंट आपके यदि कोई जॉब चाहिए
तो मैं मानता हूँ एसीएफ से बड़ी कोई जॉब है नहीं आपके पास। 5400 पे ग्रेड, पैसा, रुतबा और लाइफस्टाइल, पीस, सब कुछ इसके अंदर है। बस एक ही है कि आप एसडीएम के लिए आपके माथा फड़ी, आप प्रशासनिक जनता से रूबरू होते हैं या जंगल में राजा होता है ये और मजे करता है। सबसे अच्छी नौकरी मुझे तो एसीएफ की, तीनों में प्रायोरिटी देना चाहिए तो मैं एसीएफ को देता हूँ। और एक सर्विसमैन और जिनके पास प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, जिसके पास नेट JRF है, जो IFS दे रहे हैं, उनके लिए भी मैं मानता हूँ एसीएफ इज द मोस्ट रिकमेंडेबल जॉब। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे। मुझे कोई डाउट्स क्वेश्चन हो तो मैंने वैसे दे दिए थे आपके डाउट्स, और भी कोई डाउट्स आप हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसमें वेट का कोई इश्यू है नहीं, मैं आपको और बता देता हूँ। और मैं कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, सारी चीज़ें हैं, आप मुझे कमेंट्स व्हाट्सएप पे कर सकते हो। 9982395495 ये नंबर है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।